Hi students, I welcome you all in today's video. So this video is about heating effect of electric current. इससे पहले we have studied about electrical energy. हमने electrical energy के बारे में पढ़ लिया है. We have studied about how to calculate the bill. हम जो हमारे घर का बिल आता है वो कैसे हम calculate कर सकते हैं. ठीक है. So we have done one numerical on that also. So if you have not seen that video, so just type in the search box heating effect of electric current. तो ये आज हो ही जाएगा. Electrical energy by part single and you will get that link. So if you have any problem, so you can ask me. So now in today's video we are going to cover the last topic. I hope it is the last topic, that is the heating effect of electric current. So we have studied that what is electric current. हमने ये पढ़ा है कि electric current क्या होता है, electric current कैसे होता है, that is the main cause of electric current, the movement of electrons. इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है. डायरेक्शन वी हैव स्टडीड. सो नाउ इट्स टाइम टू स्टडी अबाउट कि उसके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं. मतलब हीटिंग इफेक्ट भी एक तरीके का इफेक्ट है जो कि करंट फ्लो करने पे होता है. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व कि कुछ चीज़ें जो होती हैं जब उसके अंदर से करंट फ्लो होता रहता है और गर्म हो जाती हैं थोड़ा सा. ठीक है, तो ये क्या है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. तो ये एनर्जिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है. ठीक है, सो इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट पोर्शन ओनली. हम उसके बारे में ही पढ़ेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं और कैसे होती हैं. तो सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो इसके अंदर जो सबसे पहले टॉपिक आता है वो आता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट वॉज आस्क्ड लास्ट ईयर ऑल्सो. लास्ट ईयर भी बोर्ड में पूछा गया था कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का डेरिवेशन क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, एंड यू हैव टू डिराइव इट. तो ये हम अभी इसमें डेरिवेशन करेंगे. हम इसमें पढ़ेंगे कि डेरिवेशन कैसे करते हैं. ठीक है, सो इट इज़ वेरी सिंपल, वेरी इजी. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. द फर्स्ट थिंग इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का मैं आपको एक्सप्रेशन बता देता हूँ कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का एक्सप्रेशन क्या होता है. तो एक्सप्रेशन होता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. तो हमें ये क्या करना है, ये हमें डिराइव करना है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. सो हाउ कैन वी डिराइव H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. ये बहुत एक सिंपल एक्सप्रेशन है एंड वी हैव टू टेक सर्टेन स्टेप्स. कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं और उससे ही ये बहुत ईजिली डिराइव हो जाएगा. तो लेट्स स्टार्ट विद द डेरिवेशन. तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, इसे तो हम भूल जाते हैं, इसे तो हमने लास्ट में निकालना है. ठीक है, तो हमारा टॉपिक है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. हमारे पास में फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू. ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का. तो इससे मैंने क्या करा, इससे मैंने W की वैल्यू निकाल ली. W इज इक्वल टू V इंटू क्यू एंड टर्म्ड इट एज इक्वेशन नंबर 1. इससे मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया. ठीक है, अब इसमें मैंने इसे W के टर्म्स में क्यों कन्वर्ट करा. W के टर्म्स में कन्वर्ट करने का एक बहुत मेन रीज़न है, वो ये है कि हीट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एनर्जी. हीट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. हीट क्या है, एक एनर्जी की ही फॉर्म है. ठीक है, तो अब एनर्जी जितनी होगी उतना ही वर्क प्रोड्यूस होगा, मतलब उतना ही वर्क होगा. तो इसलिए मैंने इसे किसके फॉर्म में निकाल दिया, वर्क के फॉर्म में. क्योंकि मुझे क्या निकालना है, हीट निकालनी है. मतलब जितना वर्क होगा उतनी ही एनर्जी होगी. तो हीट मतलब एनर्जी और वर्क आपस में लिंक्ड हैं, तो इसलिए मैंने W के टर्म्स में इसे निकाल दिया. ठीक है, अब बात करते हैं कि V की. वी नो दैट V इज इक्वल टू आई आर. ये हमारा ओम्स लॉ होता है. ठीक है, और Q का फॉर्मूला I इज इक्वल टू Q अपॉन टी. ये फॉर्मूला भी बताया हमें. तो इससे मैंने Q की वैल्यू निकाल दी. Q इज इक्वल टू आई इंटू टी. तो एक वैल्यू तो हमारे पास में ये हो गई और एक वैल्यू हमारे पास में ये हो गई. ठीक है, तो इसे मैंने मान लिया सेकेंड और इसे मैंने मान लिया थर्ड. ठीक है, तो वी हैव टू पुट दीज वैल्यूज सेकेंड एंड थर्ड इन इक्वेशन नंबर 1. तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में. तो पुट वैल्यूज इन फर्स्ट. जब हम इसमें फर्स्ट में पुट करेंगे तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू V की वैल्यू क्या है, I इंटू आर. ठीक है, और Q क्या है, I इंटू टी. तो I इंटू आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी. दैट इज इक्वल टू W. और W किसके बराबर है, W इज इक्वल टू द हीट एनर्जी. ठीक है, जितना वर्क उतनी हीट. तो W को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं W को यहाँ पे H. तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी.
दैट इज द फॉर्मूला फॉर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो ये फॉर्मूला किसका है, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये है हीट प्रोड्यूस्ड इन एनी कंडक्टर इन एनी बॉडी व्हेन करंट इज पासिंग थ्रू इट इज डिपेंडिंग अपॉन द आई आर एंड टी। मतलब हीट जो प्रोड्यूस होगी वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करेगी, आई पे डिपेंड करेगी, आर पे डिपेंड करेगी और टी पे डिपेंड करेगी। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि हाउ कैन यू एक्सप्लेन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले लिखेंगे इस फॉर्मूले के हिसाब से हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। मतलब जो हीट प्रोड्यूस होगी वो आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। मतलब अगर मैं करंट डबल कर देता हूँ, ठीक, करंट की वैल्यू डबल कर देता हूँ तो हीट की वैल्यू 4 टाइम्स हो जाएगी। क्यों, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अगर मैं करंट की वैल्यू ट्रिपल कर देता हूँ तो हीट जो प्रोड्यूस होगी उसका उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स। तो हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, जितना करंट फ्लो कर रहा होगा उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है हमारी हीट की वैल्यू। ठीक है, पहली चीज़ तो ये होगी। ठीक है, इसे मैंने मान लिया 1। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या है, हीट इज प्रोपोर्शनल टू आर, रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, जितना कम रेजिस्टेंस उतनी कम हीट प्रोड्यूस होगी। मतलब अगर कॉपर का वायर है, कॉपर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है तो उससे हीट प्रोड्यूस बहुत कम होगी। और वही वायर आपने टंगस्टन का ले लिया, मतलब जो हमारे बल्ब में यूज़ होता है फिलामेंट, वो टंगस्टन का बना होता है, तो उससे कितनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, मतलब लाइट भी, मतलब गर्मी भी आ जाती है और हीट भी प्रोड्यूस होती है। वही वायर आपने नाइक्रोम का ले लिया तो और ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने लगी। तो मतलब जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो दो चीज़ें हो गई, तो हम इसे ऐसे मार्क कर चलेंगे। और थर्ड क्या है, हीट इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, दैट इज थर्ड। तो ये तीन चीज़ें हैं जिस पे हीट जो प्रोड्यूस हो रही है वो डिपेंड कर रही है। तो हम कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जो स्टेटमेंट है, अगर आपसे स्टेटमेंट पूछते हैं तो ऐसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग द हीट प्रोड्यूस इन एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वैल्यू ऑफ करंट, is directly proportional to the resistance, and is directly proportional to the time for which it is flowing. ठीक है, so on combining 1 2 and 3 we get H is proportional to I square RT। अब proportional का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा H is equal to I square RT। दैट इज द फॉर्मूला फॉर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था सीबीएसई में, ही सीबीएसई वालों ने पूछा कि व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, डिराइव द डेरिवेशन फॉर इट। ठीक है, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हमने पहले डिफाइन कर दिया। पहले हम डिफाइन करेंगे, ये फैक्टर्स बताएंगे, उसके बाद में इसे ऐसे डिराइव करेंगे। खाली पूछते हैं कि डिराइव द एक्सप्रेशन एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, तो भी आप इसे ही फॉलो करेंगे। सो दैट इज द equation, that is the value formula for h is equal to I square RT. I hope it is clear to you. So there are some basic numericals that we have to do for it. बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल्स होते हैं जिसमें हमें हीट निकालनी होती है कि कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है। और उसके बाद में लास्ट में इसका क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब ये हीटिंग इफेक्ट हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स गो थ्रू दी न्यूमेरिकल। So here is a simple numerical that we are going to do about the heating effect। तो एक सिंपल सा न्यूमेरिकल ले लिया है। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेते हैं क्या है। कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन 96,000 कूलम्स ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड इन 1 आवर थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। तो हमें क्या करना है, हमें हीट निकालनी है व्हेन 96,000 कूलम ऑफ चार्ज। तो उसमें दो जो चीज़ गिवन है, तो क्या दिया है हमें चार्ज। ठीक है, उसके अलावा हमें 1 आवर टाइम दिया है और उसके अलावा हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 50 वोल्ट। आई नो माई राइटिंग इज़ नॉट दैट मच गुड, तो सो स्पेयर मी फॉर राइटिंग मेरी थोड़ी गंदी है तो एडजस्ट कर लें। ठीक है, तो कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ें गिवन है वो हमें लिखनी है। तो क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है कि Q है 96,000 कूलम्स, उसके अलावा टाइम है 1 आवर और V है 50 वोल्ट। तो हमारा फॉर्मूला है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब आई स्क्वायर आर टी के लिए मुझे I भी चाहिए, R भी चाहिए और T भी चाहिए। ठीक है, तो मुझे पहले I निकालना पड़ेगा, फिर मुझे R निकालना पड़ेगा और टाइम मेरे पे गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, I निकालते हैं। तो I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन T, मतलब 96,000 कूलम्स। अब कूलम्स के साथ में जो टाइम है उसकी भी हम छोटी यूनिट लेंगे, क्योंकि ये कूलम भी है, दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। तो टाइम भी हम किस में लेना पड़ेगा, सेकंड में। ठीक है,
तो इसमें आपको याद होगा व्हेन करंट द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड पर यूनिट टाइम, जो हम सेकंड में लेते थे, तो इसलिए हम इसमें टाइम कैसे लेंगे, सेकंड में। सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू सेकंड, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। सो हमने इसे कन्वर्ट कर लिया सेकंड में, तो क्या हो जाएगा ये, दैट विल बी 60 इंटू 60। ठीक है, तो ये जाएगा 60 इंटू 60, तो इसकी वैल्यूज़ आप कैलकुलेट कर लें। मुझे पता है तो मैं लिख देता हूँ 26.66 आएगा, 6666, तो हम 67 ले लेंगे इसे, 26.67 एम्पेयर। ठीक है, एक बार चेक करके अपने आप देख लेना कि वैल्यूज़ ठीक आ रही है नहीं आ रही है, कि मैं कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि गलत पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो एक बार अपने आप भी आप इसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटर ये होगा कि आप चेक करके देख लें। तो हमारी आई की वैल्यू आ गई 26.67। अब आर देखते हैं। तो आर निकालने के लिए वी इज इक्वल टू आई आर होता है, तो आर क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। तो वी है हमारा 50 और आई है हमारा 26.67। ठीक है, तो इसकी भी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ये बेसिक मैथ्स है, बेसिक कैलकुलेशंस है। सॉल्व करो, सॉल्व करने में दिक्कत होती है पॉइंट हटा लो, 2 0 यहाँ पे एक्सप्लेन कर दो, वैल्यू आएगी 1.87। ठीक है, वो इतनी जल्दी इतनी बात कैलकुलेशन मेरी है नहीं, बट वो वैल्यूज़ याद हैं क्योंकि कैलकुलेशन कराता रहता हूँ, पढ़ाता रहता हूँ। तो आप एक बार इसे चेक कर लें कि क्या है, यही आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, तो हमारी आर की वैल्यू आ गई 1.87 ओम। ठीक, तो अब एच जो है वो हम लगा सकते हैं आई स्क्वायर आर टी। आई क्या है, 26.67 का होल स्क्वायर इंटू आर क्या है 1.87 इंटू टी। अब यहाँ पे जो हमें हीट निकालनी है, तो इसके लिए हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें आप जो टी की वैल्यू रखोगे वो क्या रखोगे बताओ, द वैल्यू ऑफ टी दैट यू हैव टू कीप। बताइए क्या कर रही है वैल्यू, इसमें वैल्यू हमें किस में रखनी चाहिए, थोड़ा सा ये स्लैंट हो गया, इसे यहाँ कर लेते हैं ऊपर। आई होप इट इज़ विजिबल। तो इसमें जो मेन बात है वो ये है कि जो इसमें भी टाइम की यूनिट है, जो टाइम की वैल्यू है, दैट वी हैव टू कीप इन सेकेंड। तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 26.67 का होल स्क्वायर इंटू 1.87 इंटू 60 इंटू 60। तो ये कैलकुलेशन आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है, कैलकुलेट करके आप इसमें आंसर निकालोगे, तो जो आंसर इसमें आएगा दैट विल बी इन जूल्स। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार आंसर क्या आता है, शायद 488,400 आई गेस। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर ठीक है नहीं है, नहीं 4788,400। एक बार आप चेक कर लेना आंसर ये आ रहा है नहीं आ रहा है। तो आप अगर चाहो तो आंसर यहीं पे भी छोड़ सकते हो, एंड इफ़ यू वांट सो यू कैन कन्वर्ट इट इनटू किलो जूल। किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 1000। तो 1000 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 4788.4, तो ये हो जाएगा 4788.4 किलो जूल। तो ऊपर वाला भी ठीक है और ये भी ठीक है, तो दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सा आंसर लिखना चाहते हैं। तो दैट वाज अ सिंपल बेसिक न्यूमेरिकल। तो इसके बाद में जो हमारे पास में नेक्स्ट इसका टॉपिक आता है दैट इज द एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट। तो एप्लीकेशंस में बहुत सारी एप्लीकेशंस है, कॉमन एप्लीकेशंस हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज़ इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस। तो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में जैसे हमारा हीटर होता है, ठीक है, जिस पे हम खाना बनाते हैं, या फिर रूम हीटर होता है जो मतलब सर्दियों में काम आता है। सो आपने देखा होगा कि उसका जो वायर होता है वो रेड हो जाता है। ठीक है, वो जब हम उसे ऑन करते हैं तो वो रेड हो जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से हीट निकलती है। तो वो रेड क्यों होता है, उस वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, इट हैज़ अ वेरी हाई रेजिस्टेंस। तो वो नाइक्रोम का वायर होता है। मैं आपको बता दूं नाइक्रोम क्या होता है, नाइक्रोम एक एलॉय है। ठीक है, अब होता क्या है कि ऐसे समझो कि एलॉय क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और नॉन मेटल, मतलब दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को मिक्स कर देते हैं तो वो एक एलॉय बन जाता है। वो मिक्स क्यों करते हैं, होता क्या है कि किसी में कुछ प्रॉपर्टी होती है, किसी में कुछ और प्रॉपर्टी होती है। दोनों में जैसे दो बच्चे हैं,
दोनों में अलग अलग टैलेंट है, अगर वो दोनों एक साथ वर्क करेंगे तो हम दोनों के टैलेंट को यूज़ कर सकते हैं। इन द सेम मैनर वी हैव टू मेक अलॉय। अब किसी का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, ठीक है, किसी की स्ट्रेंथ बहुत हाई है, तो हम जब दोनों को मिक्स करेंगे तो जो नया सब्सटेंस हमें मिलेगा उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा और उसमें स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा होगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम अलॉय बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही नाइक्रोम इज ऑल्सो एन अलॉय। तो ये आपका एक क्वेश्चन है कि आप ये मुझे बताओगे कि नाइक्रोम अलॉय जो है वो किन किन एलिमेंट्स से मिलके बना है, ठीक है। बहुत इजी है, बट यू विल कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, यू हैव टू टेल मी कि जो नाइक्रोम है उसके कंपोनेंट्स क्या है, ठीक है। तो आप इसे मुझे देख के बताना। बाकी मैं बता देता हूँ कि जो नाइक्रोम है दैट इज एन अलॉय। अब उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो जब हाई मेल्टिंग पॉइंट है और रेजिस्टेंस बहुत हाई है, तो रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से क्या होता है कि जब हीट एलिमेंट के अंदर से पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो जब इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं तो वो हीट प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई है। रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से क्या होता है, वो निकल नहीं पाते इजीली उस वायर में से, जिसकी वजह से क्या होती है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में। सो दैट इज द वर्किंग ऑफ द ऑल हीटिंग अप्लायंसेज। तो दैट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब आपने देखा होगा जो उसका वायर होता है, कॉर्ड होता है, वो रेड नहीं होता, वो कॉपर का बना होता है। क्यों? क्योंकि कॉपर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है तो वो हीट नहीं होता ना। जो आगे नाइक्रोम आता है, नाइक्रोम का रेजिस्टेंस बहुत हाई है, तो जब करंट उसके अंदर से पास नहीं हो पाएगा तो वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, ग्लो करने लगेगा, हीट करने लगेगा, ठीक है। तो दैट इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हो गए, जैसे हमारा हीटर हो गया और हमारी आयरन हो गई, प्रेस हो गई, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास में जो हीटिंग इफेक्ट का एप्लीकेशन आता है वो आता है इलेक्ट्रिक फ्यूज, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है, आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में दिखा देता हूँ, हाथ रख ले एज यूजुअल। तो जो ये फ्यूज़ होता है, सपोज करो हमने एक फ्यूज़ बना दिया, इसके अंदर एक वायर लगा होता है। फ्यूज़ अब तो कम चलते हैं, अब तो एमसीबी ज़्यादा चलती हैं, बट ये फ्यूज़ आपको पता होगा कैसा होता है। तो इसके अंदर जो ये वायर होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। ज़्यादातर कॉपर का वायर लगा देते हैं हम, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट लो होने की वजह से क्या होता है कि ये फ्यूज़ हमेशा तब लगाया जाता है जब मतलब जहाँ से करंट फ्लो करता है सारी हमारे पूरे हाउस में, मतलब अप्लायंसेस बाद में लगेंगे, पहले ये फ्यूज़ लगेगा, तो सारा करंट इसके अंदर से होके जाएगा। अब कभी करंट अगर ज़्यादा आ जाएगा, एक सर्टेन लिमिट होती है, उससे अगर ज़्यादा करंट आ जाएगा तो क्या होगा कि इसके अंदर हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होने की वजह से ये वायर मेल्ट हो जाएगा। जैसे ही ये वायर मेल्ट होगा तो करंट आगे जाने से रुक जाएगा, सर्किट ओपन हो जाएगा और जो हमारे बाकी के अप्लायंसेस हैं वो बच जाएंगे। तो दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन दी हीटिंग इफेक्ट। अब ये अगर हीट नहीं होता तो करंट आगे तक फ्लो करता रहता और ये ब्रेक सर्किट नहीं होता, सर्किट ब्रेक नहीं होता। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास में एक एप्लीकेशन और आती है, जो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं। आपने देखा होगा जो बल्ब होता है, जो 100 वाट का बल्ब बोलते हैं, ठीक है, जो येलो वाले लाइट के जो बल्ब होते हैं, दे आर ऑल्सो बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके अंदर जो होता है, उसके अंदर बल्ब के अंदर एक वायर होता है, मतलब रफली मैं बता देता हूँ कि जैसे ये बल्ब है तो इसके अंदर एक फिलामेंट होता है जो कि ग्लो करता है, ये वाला, ठीक है। तो ये किसका बना होता है, दैट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। अब ये जो टंगस्टन होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, मतलब अराउंड 3500 डिग्री सेंटीग्रेड, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये मेल्ट नहीं होता, ठीक है। तो ये जब इसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है तो ये ग्लो करने लगता है। क्यों? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज मैक्सिमम कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी। गर्म भी तो हो जाता है, अगर आप बल्ब चलते हुए बल्ब को उतार के देखोगे तो आपको लगेगा कि वो गर्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। सो दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बीन कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। तो सारा खेल वही चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का, कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ही कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं वो तरीके अलग अलग हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो टंगस्टन का जो ये फिलामेंट है ये मतलब ग्लो करता है। टेम्परेचर होता है 2200 के आसपास, 2250 के आसपास, 2250 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो इसके आसपास टेम्परेचर होता है जब ये ग्लो करता है। इसके अंदर जो गैस भरी जाती है वो ये तो आर्गन होती है, ठीक है, या फिर नाइट्रोजन, मतलब ऐसी गैस जो रिएक्ट ना करे, मतलब इससे टंगस्टन से अगर हम इसके अंदर एयर भर देंगे तो क्या होगा, एयर भरने से ये टंगस्टन क्या होगा, उससे रिएक्ट कर जाएगा और जल जाएगा। अब ये जो आर्गन हो गई दैट इज नोबल गैस, ये नोबल गैस होती है, नोबल गैसेस वो गैसेस होती हैं दे डू नॉट रिएक्ट विद एनी वन,
हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, रेडॉन। यू मस्ट बी स्टडिंग, आप पढ़ोगे किस में, अपनी केमिस्ट्री में पढ़ोगे लास्ट चैप्टर में, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में। तो अभी तक फिलहाल ये समझो कि जो नोबल गैसेस होती है उनका नाम ही नोबल है। नोबल मतलब वो किसी से रिएक्ट नहीं करते, तो इसके अंदर नाइट्रोजन आर्गन भर देते हैं ताकि ये इसका जो फिलामेंट है टंगस्टन का वो किसी और से रिएक्ट ना करे। So that is the applications of heating effect of electric current. I hope this topic is clear, this concept is clear, and I had tried to cover all the aspects that I can cover. तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर करने की कोशिश करी है. We'll be having some sort of assignment for you, जिसमें हम पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस देखेंगे, पूरे चैप्टर के क्वेश्चन इसके अंदर होंगे एंड यू हैव ट्राई देम. बाकी आप अपने आप इन चीज़ों को ट्राई करते रहें. So in the next video we will be going to start with the next chapter, that is the magnetic effect of electric current. अभी तक हमने heating effect के बारे में पढ़ा. नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे magnetic effect of electric current. That is also very important. ये चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं. अभी हमने heating effect पढ़ा, electric current पढ़ा, अब उसका magnetic effect देखेंगे कि magnetic effect भी क्या होता है. So if you like the video then please hit the like button, and if you have not subscribed the channel, तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए. And thanks for watching.